गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले सेक्शन की प्रश्नावली 1.1 कर ली होगी। तो आज की डेट से हम शुरू करते हैं। हम अभी तक पढ़ चुके हैं संख्याओं के बारे में, जहाँ तक हमने अभी तक लास्ट पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद अब आपका नया टॉपिक है 1.2 अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम जानते हैं इरेशनल नंबर्स के हिसाब से। अब इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं? जैसे कि परिमेय संख्याओं को आपने जाना था कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब अपरिमेय संख्या क्या होगी? उसका अपोजिट होगी, यानी कि संख्या s को अपरिमेय कहा जा सकता है यदि इसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहाँ पर p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि √2, √3, √15। पाई को आप लोग जानते ही होंगे, जो आप लोग हमेशा अपने एरिया में यूज़ करते थे। पाई को क्या लिखते हैं हम लोग? 22/7। ये भी एक इरेशनल अपरिमेय संख्या है। एक ये संख्या दी हुई है 0.1011011110 और 4 बार एक 0। अच्छा, यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ एक की रिपीट हो रहा है और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, नंबर ख़त्म भी नहीं हो रहा है। यानी जो नंबर ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, वो भी अपरिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 1 के बाद 0, फिर 2 बार बना रहा है, फिर 0, फिर 3 बार बना रहा है, फिर 0। अगर यही आता 1 0 1 0 1 0 तो ये रिपीट हो रहा होता, लेकिन नहीं हो रहा रिपीट, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ और है, हमने परिमेय संख्याएं पढ़ ली, अपरिमेय संख्या पढ़ ली। अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं का नाम दे दिया जाता है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। अब इस रियल नंबर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है आपका, यानी कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सब कुछ किसके अंदर आता है? वास्तविक संख्याओं के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, इसी प्रकार अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने उदाहरण 3 पर, जो कि है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। द नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? हमें एक नंबर लाइन बनाने होंगे। तो नंबर लाइन चलिए बनाते हैं। ये हमने स्केल से एक लाइन सा खींच लिया और इसके दोनों तरफ, क्योंकि लाइन जब भी कहा जाए तो उसके दोनों तरफ एरो होना है, और हमने ये एरो लगा लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें कोई सा भी एक पॉइंट आपको ले लेना है, जिसको कि हम सेंटर मान लेते हैं, मीन्स 0 मान लेते हैं, ऑरिजिन मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने मान लिया कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट से ये नंबर लाइन स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 0। अब क्या करना है कि आप स्केल से क्या कर सकते हैं, इस पे 1-1 सेंटीमीटर या 1-1 इंच के डिस्टेंस पे निशान लगा लें और उसको 1 यूनिट मान लें। या फिर आप दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि आप ये कंपास लें और इसमें एक ऐसे कितना भी इसको खोल लें, जो भी जितना आपको अच्छा लगता है कि इतना खोलना चाहिए, आप एक डिस्टेंस ले लें कि आपको इतना सा खोलना है, और इसको यहाँ पे रखें और इस जगह से निशान लगाते चले जाएं। 1 2 3 हमने ये लिख लिया, निशान बना लिया 1 2 और 3। तो ये नंबर लाइन हमारा बन चुका है। और इधर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इस साइड आपको पता है कि इधर नेगेटिव होता है, तो ये -1। ये नंबर लाइन अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, √2 बनाना है। तो √2 बनाने के लिए हमें सबसे पहले √2 का जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है कि ये √2 कैसे होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि ऐसा दिखता है, जिसका बेस 1 सेंटीमीटर है या 1 यूनिट है, और जिसका परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है, और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इसका जो ये हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा वो पहले हम पता करते हैं, और इसका नाम लिख लेते हैं AB और ये C। तो जैसे ये है और ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं AC इक्वल टू क्या हो जाता है, AB² प्लस BC², और ये पूरा का पूरा अंडर रूट। तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, तो ये हो जा रहा है 1 + 1 = √2। तो ये √2, ये वाला चीज हमारा √2 निकल के आ गया। तो अगर इस तरह का ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे √2 का डिस्टेंस ले सकते हैं कि वो कहाँ पर होगा। तो चलिए हम पहले इस चीज को बनाने की कोशिश करते हैं।
तो ये जो जैसे ये बी पॉइंट है तो बी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये सी है ये 0 मान लिया और ये बी इस 1 को बी मान लेते हैं और इस जगह पर जैसे ये परपेंडिकुलर खींचा हुआ है वैसे एक परपेंडिकुलर यहाँ पर बना लेते हैं बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रकाल को ऐसे लेना होगा और यहाँ से आपको एक ऐसे हाफ सर्कल सेमी सर्कल बना लेना है। अब ये सेमी सर्कल जहाँ ये लाइन को काट रहा होता है उस पॉइंट पे फिर से इसको ऐसे रखना है और यहाँ से एक आर्क लेना है, फिर इस जगह पे रखना है जिस आर्क पे ये कटा और फिर एक दूसरा आर्क यहाँ से लेना है ये, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, बीच का जो पार्टीशन होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। तो ये हमने 90 डिग्री के लिए एक निशान सा बना लिया। अब क्या करना है आपको, इस लाइन को और इस लाइन को मिला लेना है, ऐसे इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपको मिला लेना है। तो ये हमने मिला लिया और ये ऊपर क्या करेंगे, एक एरो का निशान ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर बन चुका है। जो ये आपने ये यूनिट माप रखा था यहाँ से यहाँ तक, इसी यूनिट को फिर से माप लेंगे। ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ये कम ज़्यादा होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इस वाले ये जहाँ पे ये इस पॉइंट पे एक ऐसा हमने निशान बना लिया। ये जहाँ पे कट रहा है, ये जिस पॉइंट पे कट रहा है उस पॉइंट पे अब आपको क्या करना है, इस जीरो को और इस पॉइंट को मिला लेना है। हमने ये मिला लिया तो ये 1 यूनिट, ये वाला पॉइंट 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 हो गया, तो ये हो गया 1 यूनिट और इस तरह से ये हमारा हो गया √2। जब ये √2 हो जाएगा तो अब क्या करना है आपको, ये वाला डिस्टेंस लेना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मापना है और इसको रेडियस बना लेंगे हम लोग। ये हमने माप लिया, ठीक है, देख लीजिए ये हमने मापा बिल्कुल। और यहाँ से क्या करना है आपको, एक ऐसे वो कर देना है। ये जिस पॉइंट पे इस नंबर लाइन को इसने काटा, ये पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आएगा। आप इसको माप सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से ये लिया ये और यहाँ से ये लेते हैं, ये बिल्कुल बराबर है ना। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा √2 बनकर कैसे √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक नंबर लाइन बनाना है। मैं इस जगह पर एक नंबर लाइन बनाता हूँ, आप भी एक नंबर लाइन बनाएंगे। ऐसे आपको स्केल लेना है और इस पर एक सीधी सी लाइन खींच लेनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इस पे इधर और इधर दोनों ही साइड आपको एरो मार्क्स कर देना है, क्योंकि जो नंबर लाइन होते हैं उसमें एरो होते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान होता है। और इस जगह पर आपको किसी जगह पे भी आप 0 मान सकते हैं। मैं इस जगह पे एक 0 पॉइंट ले लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, आप इस पे स्केल ऐसे रख करके स्केल ऐसे रख करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं एक एक यूनिट का ऐसे, ठीक है। अदरवाइज आपको एक दूसरा तरीका मैं सिखाता हूँ। आप ये कंपास ले लेंगे और कंपास में अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है इतना डिस्टेंस आप लेते हैं और उसको 1 यूनिट मानते हुए एक आर्क यहाँ पे लगा देते हैं। इसका लेंथ में पता नहीं क्या है, लेकिन हम इसको 1 यूनिट मानेंगे और इसी तरह से ये इक्वल होता चला जाएगा। ये सारा इक्वल है और इस पे अब यहाँ नंबर आपको लिख देना है 1 2 और ये 3। इसी तरह से आप इस साइड भी एक ले लीजिए, ये हो जाएगा और ये हो गया -1। तो नंबर लाइन बनकर हमारा तैयार हो गया। जब नंबर लाइन बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले √2 बनाएंगे। √2 बनाने के लिए आपने सीखा था √2 कैसे बनाते हैं। इस जगह जो 1 होता है, इस 1 वाले पॉइंट पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं और एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं ना। ये हमने एक सेमी सर्कल बनाया। अब सेमी सर्कल में इस पॉइंट से ऐसे यहाँ से जब ये पहला आर्क इस साइड की तरफ लेते हैं तो ये हो जाता है 60 डिग्री का, और इस 60 डिग्री के ऊपर जब हम रखते हैं और फिर ये दूसरा आर्क यहाँ पे लेते हैं तो ये हो जाता है 120 डिग्री। और इन दोनों के बीच का जो आर्क होता है, अगर हम इस को बाइसेक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, इधर से रखा और ये ऐसे
एक आर्क ले लिया, तो ये जो कट गया तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको क्या करना है, मिला लेना है। मैं भी मिलाता हूँ, ये हो गया, ऐसे हमने ये खींच लिया। अब इस जगह पे एक एरो का निशान ऐसे लगा लेना है। अब आपको फिर से जो ये आपने ये 1 यूनिट का जो लेंथ मान रखा है, इस 1 यूनिट के लेंथ को देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल बराबर है। और क्या करना है, यहाँ से ऐसे लेना है और इस जो आपने परपेंडिकुलर खींच रखा है, इस परपेंडिकुलर पे एक छोटा सा आर्क लगा लेंगे। ये अब हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमारे पास हो गया 1, है ना। अब क्या करना है, इस 1 और इस 0 को मिला लेना है। तो ये जो हमें लाइन सेगमेंट मिलता है ये होता है √2। अब ये √2 हो गया। अब इस √2 के ऊपर फिर से आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है। √3 बनाने के लिए पहले √2 का बनाना जरूरी होता है। जब तक √2 नहीं बनेगा हम √3 नहीं बना सकते हैं। √2 बन गया। अब इस √2 के जो ये जो लाइन है, ये जो हाइपोटेन्यूस अभी दिख रहा है इस ट्रायंगल का, इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, फिर से इस जगह पे रखेंगे ऐसे, और ये कितना सा भी लेना है इसको, और यहाँ से एक सेमी सर्कल से थोड़ा सा कम ज़्यादा बना लिया हमने ये। और अब आपको इस पॉइंट पे रखना है अपने कंपास को, और यहाँ पे एक आर्क लगाना है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से ये दूसरा आर्क लगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, और इन दोनों के बीच का जो आर्क होगा वो कहलाएगा 90 डिग्री। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को और ये जो आपने काटा इस पॉइंट को क्या करना है, ऐसे मिलाते हुए थोड़ी सी लंबी लाइन खींच लेनी है। यहाँ हमने एरो का निशान लगा लिया। अब क्या करना है कि ये जो लाइन हमने, ये जो रेज गया इस साइड, इस पॉइंट से इस रे के ऊपर क्या करेंगे, ये 1 यूनिट जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ ये हमारे पास है, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ जो है ये, ठीक है, जो हमने 1 यूनिट मान रखा था वही 1 यूनिट यहाँ से लेना है, और इस जगह पे ऐसे एक आर्क लगा लेंगे। अब जो ये आर्क हमने लगाया, इसको जब हम इससे मिलाते हैं ऐसे, तो ये जो हमारे पास होता है ये √3 हो जाता है। चलिए, अब ये जो √3 हो गया, अब इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे लेना है, ऐसे, ठीक है, और इसको रेडियस मान लेना है। √3 वाले हाइपोटेन्यूस को रेडियस मान लेना है, और यहाँ से ऐसे करते हुए इस नंबर लाइन पे, जो पहले वाला जो नंबर लाइन था नीचे, इस पे एक आर्क काट लेना है। ये जहाँ पर कटेगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जिस पॉइंट पे ये कटा, ये वाला पॉइंट कहलाएगा √3। ठीक है, ये हो गया हमारा √3। तो चलिए अब देखते हैं ये √3 है या नहीं है ये वास्तव में। तो इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये √3 है या नहीं है, या इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये √3 कैसे हुआ। तो सबसे पहले अब हमने मान लिया कि अब हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, ये ऐसा ट्रायंगल है, ये यहाँ से ऐसे हो रहा है और ये यहाँ से ऐसे आ रहा है। ये हमारे पास 1 है और ये वाला भाग √2 है और ये वाला 90 डिग्री है। अब हम इसका नाम लिखते हैं AB और ये C। ठीक है, तो अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट। तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू हमारे पास है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, और BC हमारे पास है √2, तो √2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस √2 के ऊपर पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो 1 + 2 इक्वल टू हो जाता है √3, है ना। तो ये √3 हो गया। तो हमने ये √3, ये जब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये √3 हो गया, और हमने ये आर्क यहाँ से ऐसे लिया, इसका मतलब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल होगा। चलिए माप के देख लेते हैं है या नहीं है। ये यहाँ से यहाँ मापा ये, और यहाँ से ये मापा ये, तो ये बराबर है। अगर ये बराबर हो गया तो ये √3 हो गया। इस तरह से हमने √3 नंबर लाइन पे। तो अब हमने दोनों उदाहरण देख लिए हैं, √2 और √3 को किस प्रकार किया जाता है। तो इसी प्रकार अगर मुझे √n-1 का स्थान निर्धारण हो जाने के बाद अगर √n का स्थान निर्धारण करना है,
का स्थान निर्धारण कर सकते हैं जहां n एक धनात्मक पूर्णांक होगा। इन उदाहरणों को करने के बाद आप प्रश्नावली 1.2 एक बार हल करने की कोशिश करेंगे और मुझे दिखाएंगे।